हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इसके 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग वर्णों से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ हम व्याकरण के इस भाग में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए हम ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि वर्ण है क्या, इसके लिए स्क्रीन से जुड़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं एक चित्र दिया गया है। इसमें कुछ अधूरे वर्ड्स भी हैं जिनकी ध्वनियों को पहचान कर शब्द पूरा करना है। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ कुछ सेंटेंस है। एक दिन मैं बाजार गई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कुछ फल देखे, मैंने खाने के लिए कुछ से। ये अधूरा है, अब यहाँ इसको कंप्लीट करना है। तो ये कौन सा फल का नाम हो सकता है, किस फल का नाम होगा, इसे हम पहचानेंगे कैसे? इनकी ध्वनियों से। तो जैसे फल होता है सेब, तो यहाँ होगा ध्वनि उसकी वह है, तो यहाँ हम वह देकर इसे कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार ये बन जाएगा सेब। फिर नेक्स्ट है अ। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये कौन सा फल का नाम हो सकता है। तो अ से क्या होता है? अनार होता है। तथा के से क्या बनेगा? केला, केला फल है। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। मैंने खाने के लिए कुछ सेब, अनार तथा केले खरीदे। अब यहाँ आपने देखा, आपने पढ़ा, समझा, ये अधूरे वर्ड्स जो थे उनको पूरा किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि सेब, अनार, केला, ये सब सारे नाम हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो उसके आधार पर, उनकी ध्वनियों के आधार पर हमने यहाँ इसे पूरा किया। अर्थात यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं: कलम, किताब, विद्यालय, घर, मकान, पुस्तक, गाड़ी, हाथी, वगैरह वगैरह। तो सारे वर्ड्स जो होते हैं उनमें अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग ध्वनियों के मिलने से ये शब्द बनते हैं। इससे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाषा जो है वो माध्यम है अपनी बात को प्रस्तुत करने का। और ये 2 टाइप के होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक भाषा जो होती है उसमें हम लोग बोलते हैं, और मौखिक भाषा को जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं वो लिखित रूप कहलाता है। ठीक उसी तरह जब हम ध्वनि को बोलते हैं, बोलने में ध्वनि का प्रयोग होता है, और जब हम उसे लिखते हैं तो वो वर्ण या अक्षर कहलाता है। उन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण और अक्षर दोनों सेम है। तो यहाँ आप देखिए, गाड़ी जो वर्ड है, ये इसमें किन किन ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें है ग हलंत जोड़ आ जोड़ अड़ हलंत जोड़ दीर्घई। इस प्रकार ये चारों वर्ण, अर्थात ये ग, आ, अड़, दीर्घई, ये सब वर्ण हैं और इनके मिलने से बना गाड़ी। उसी प्रकार हाथी,
छतरी, औजार, ये सारे वर्ड्स भी अलग अलग ध्वनियों के मिलने से बने हैं, अर्थात इनका लिखित रूप जो है वो वर्ण कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती हैं, बोलने में ध्वनियों का प्रयोग होता है, और जब ये लिखी जाती हैं तो ये अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान ही प्राप्त करना होता है। सबसे पहले हम लोग वर्ण सीखते हैं, फिर वर्ण से शब्द बनाना सीखते हैं, और फिर शब्द से वाक्य बनाना सीखते हैं। इस प्रकार हम फिर वाक्य के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ आपने देखा, सबसे पहले हमें सीखना होता है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटा होता है, तो फिर इसे और बांटा नहीं जा सकता। इस प्रकार इसे परिभाषित किया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, हम कह सकते हैं दो प्रकार या फिर दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण से हम समझेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये स्वतंत्र होती हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, अ, अंग। यहाँ आप देख रहे हैं अंग और अ के ऊपर जो चंद्र बिंदु है, अनुनासिक का यहाँ प्रयोग किया गया है। और अंग, अनुनासिक और विसर्ग ये तीनों स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्वर में काउंट होता है बस अ से लेकर औ तक, यानी ये पूरे कुल होते हैं कितने? 11 होते हैं। स्वर कुल 11 होते हैं। अंग और ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। ये विशेष ध्वनियाँ हैं। वर्णमाला में स्वर कुल 11 ही होते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वतंत्र होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ जो वर्णमाला में विशेष ध्वनियाँ हैं उनके बारे में हम लोग जान लें। यहाँ अंग जो कि अनुस्वार कहलाता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह आप लोग देख रहे होंगे, जो भी अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है बिंदु के रूप में, जैसे हंस, कंस, कंधा आदि। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक जिसे आप लोग चंद्रबिंदु कहते हैं, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका चिन्ह होता है, चंद्र होता है और चंद्र के ऊपर बिंदु होता है, जैसे गांव, चांद, पांव, आंगन आदि। फिर नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत शब्दों में के साथ किया जाता है, लेकिन हिंदी में भी कहीं कहीं इसका यूज़ होता है। जैसे आप देखेंगे अतः, पुनः, प्रातः आदि, इन सारे शब्दों में आप देख रहे होंगे इसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। विशेष एक ध्वनि है यहाँ दिया गया है, अंग्रेजी भाषा से
अ जिसका उच्चारण होता है आ और ओ के बीच का, न तो इसका उच्चारण आ होता है और न ही ओ होता है। इसका उच्चारण दोनों के बीच का होता है, आ और ओ के बीच का होता है। जैसे डॉक्टर, न तो ये डॉक्टर होगा और न तो डॉक्टर होगा, बल्कि उनके बीच का ये होगा डॉक्टर, कॉटन आदि। अब नेक्स्ट है स्वरों की मात्राएं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा का प्रयोग जैसे हम लोग समझेंगे इस तरह, कोई भी एग्जाम्पल जैसे किताब। किताब में आप देख रहे हैं कि क वर्ण के साथ हर्षीकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यह हर्षई जो स्वर होता है उसी का चिन्ह रूप होता है, इसे मात्रा कहेंगे। क हर्षई की बन जाता है, त में आकार की मात्रा जुड़ी हुई है और ब, इस तरह वर्ण और वर्ण में मात्राओं के मेल से ये शब्द बन गया किताब। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों के जो विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे हर्षई कार की मात्रा, आपने यहाँ देखा कि क में हर्षई कार की मात्रा जोड़ने के बाद वो की बन जाता है, क वर्ण है, ये चिन्ह है हर्षई कार का। उसी प्रकार आकार का भी चिन्ह है, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ। यहाँ नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं, यहाँ अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है। हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री, ए ओ अ, आप देख रहे हैं यहाँ सबकी मात्रा होती है। और इसका प्रयोग व्यंजन के साथ किस तरह किया जाता है, और इसका प्रयोग जब होता है व्यंजन के साथ तो उनका रूप बदल जाता है। इसके साथ साथ स्वर की मात्राएं होती हैं, मात्रा के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से भी स्वर का प्रयोग किया जाता है, इनके मूल रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अ से कोई वर्ड बनता है, अनानास, अमन, अनार आदि। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अ की मात्रा नहीं बल्कि पूर्णतः अ स्वर का प्रयोग होता है। उसी तरह आ से आम, तो यहाँ आकार की मात्रा नहीं बल्कि ये स्वतंत्र स्वर है आ, और आ में जुड़ गया म, इस प्रकार बन गया आम। इसी प्रकार हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री, ए ओ औ से भी इनका मूल रूप प्रयोग में लाकर भी शब्द बनाए जाते हैं। अर्थात यहाँ हम समझेंगे कि स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है और इनका प्रयोग इनके मूल रूप में भी किया जाता है। और जब इनका प्रयोग मूल रूप में होगा तब ये शब्दों के प्रारंभ में आते हैं। इनका प्रयोग जब स्वतंत्र रूप से होगा तब ये शब्दों के प्रारंभ में आएंगे, इनका प्रयोग बीच में फिर नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण है जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जितने सारे भी व्यंजन हैं सब में अ स्वर मिला होता है, अर्थात अ स्वर है, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे व्यंजन कितने हैं। व्यंजन यहाँ क ख ग घ अंग, ये 5 वर्णों का जो समूह है ये कवर्ग कहलाता है। च छ ज झ य, उसी प्रकार इसे चवर्ग। ट ठ ड ढ न टवर्ग। त थ द ध न तवर्ग। प फ ब भ म, ये पवर्ग कहलाता है। और फिर इसके अतिरिक्त य र ल व
तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, ये सारे व्यंजन हैं। व्यंजन कुल 33 होते हैं और इसके अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन क्या है, यहाँ हम लोग समझेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसा व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना हो। वैसा व्यंजन जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना हो। जैसे अक्ष, अक्ष जो व्यंजन है ये दो व्यंजनों के मिलने से बना है। किस किस व्यंजन के मिलने से बना है? क और मूर्धन्य स, ये दो अलग अलग व्यंजन हैं और इनके मिलने से बना है अक्षर। जैसे हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं रक्षा, शिक्षक, कक्षा आदि। उसी तरह त्र है तो ये बना है त और र के मिलने से, जैसे पत्र, मित्र। फिर ज्ञ है, ये बना है ज और य के मिलने से, जैसे यज्ञ, ज्ञान आदि। स्र, स्र जो व्यंजन है ये बना है तालव्य श और र के मिलने से। इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या होगी? दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं व्यंजन वर्ण का जो ये लिस्ट दिया गया है उसमें ज के नीचे नुक्ता है, फ के नीचे है, ड के नीचे है और ढ के नीचे है। इन आगत ध्वनियों का भी भाषा में प्रयोग होता है, तो इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ विशेष दिया गया है। अरहित, आपने पढ़ा कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी ऑलरेडी हमेशा उसके साथ अ स्वर जो है, अ स्वर जुड़ा होता है। और अगर उसके साथ अ जुड़ा हुआ नहीं है, अ को अलग कर दिया जाता है, तो उसे हम किस प्रकार लिखेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं उन वर्णों के साथ जिनसे अ स्वर को अलग कर दिया जाएगा, तो उसे हम लिखेंगे। उस वर्ण में क्या करेंगे? हलंत लगा दिया जाता है। उस वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगती है जिसे हलंत कहते हैं। हलंत किसी भी वर्ण में अगर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो वर्ण आधा है, वो स्वर रहित है, उसमें स्वर जुड़ा नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड और ढ। ये तो आपने देखा ट वर्ग में ये आता है, ये दोनों वर्ण आते हैं। लेकिन इसके नीचे बिंदु लगाकर जो अलग ध्वनि बनती है, इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। जैसे जड़, जड़ में सिर्फ ड नहीं होता बल्कि उसके नीचे बिंदु होता है। उसी तरह पढ़ाई, इसमें पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई है ना। इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए अ स्वर को भी अपनाया गया है, उसी प्रकार ज और फ व्यंजनों को भी अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में अपना लिया गया है, क्योंकि इन व्यंजनों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे जमीन, बाजार, दफ्तर इत्यादि। नेक्स्ट है वर्णमाला। नेक्स्ट टॉपिक वर्णमाला है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला से हम क्या समझते हैं? तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, वर्णमाला हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा की वर्णमाला को सीखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला।
इससे हम समझेंगे क्या? वर्णों का समूह, एक वैसा समूह जिसमें वर्ण क्रमबद्ध सजे होते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, वर्णों के एक निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप देखते हैं कि हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला सीखनी होती है, जिसमें ये सारे वर्ण होते हैं। पहले आपने पढ़ा, कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं। अ आ हर्षई से ये स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद क ख ग घ वगैरह इस तरह क्रमानुसार ये पढ़ना होता है। ये सारे वर्ण, ये सारे अक्षर हम लोग सीखते हैं, इनका ज्ञान होता है, तब फिर हम आगे भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णों का एक निश्चित क्रमबद्ध समूह है। नेक्स्ट है र के विभिन्न प्रयोग। आप यहाँ जानेंगे कि र जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण, इसका प्रयोग कुछ अन्य रूप में भी होता है। र का स्वतंत्र प्रयोग भी होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे रात, तो रात जो वर्ड है इसमें र वर्ण स्वतंत्र है, लेकिन र वर्ण से बनने वाले कुछ और भी शब्द हैं। जैसे आप देखेंगे नेक्स्ट, रेफ के रूप में हम लोग र का प्रयोग करते हैं। रेफ का उच्चारण र होता है, र जो कि आधा होता है, स्वर रहित होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे खर्च, वर्षा, धर्म आदि। तो यहाँ आप देख रहे हैं खर्च, च के ऊपर रेफ है, रेफ का उच्चारण र होता है, और ये र का उच्चारण कहाँ होगा? जिस वर्ण के ऊपर रेफ होता है उससे ठीक पहले र का उच्चारण किया जाता है। जैसे खर्च, तो च के ऊपर रेफ है, तो च से ठीक पहले र का उच्चारण होगा खर्च। फिर नेक्स्ट जो होता है वो ये कुछ अलग टाइप के जो वर्ण होते हैं उसमें इनका प्रयोग होता है। यहाँ आप देख रहे हैं वर्ण के नीचे ये किस रूप में दिया जाता है, जैसे ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र इत्यादि। यहाँ आप लोग देखेंगे इसमें जो है र का उच्चारण पूरा होता है, इसमें र में स्वर मिला होता है। फिर नेक्स्ट है जो पाई वाले वर्ण होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे प है, क है, ग है, इसके साथ भी इनका प्रयोग होता है, और ये भी स्वरयुक्त होते हैं, इनका उच्चारण भी पूरा होता है। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ नेक्स्ट है आओ दोहराएं, एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है। आपको ये बताया गया चैप्टर में स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है। जैसे अनार है तो इसमें अ स्वर वो स्वर का मूल रूप है। इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं मूल रूप में भी प्रयोग होता है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं
क्या करना है जरा बताइए। तो ये चैप्टर से ही है। वर्ण किसे कहते हैं? फर्स्ट है वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है क्या? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वर की सहायता आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। नेक्स्ट है स्वरों के स्थान पर लगने वाले विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं? विशेष चिन्ह ये क्या कहलाएंगे? मात्रा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आइए अब लिखें फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं बॉक्स में दिए गए शब्दों को उनके उचित स्वर के सामने लिखिए। स्वर दिया गया है और आप उनके सामने उस स्वर से मिलते हुए शब्दों को लिखेंगे। जैसे आ से आरी और आ से आदर। उसी तरह ए से एक और एकता। री से ऋषभ और ऋतु। ऊ से क्या होगा? उल्लू और 49। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र देखकर सही जगह पर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करते हुए पूरे कीजिए। आपको बताया गया कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे चित्र जो दिया गया है और उसका उच्चारण करेंगे, और उच्चारण करने के बाद उसमें ये आप समझेंगे कि किस ध्वनि का प्रयोग होगा, यहाँ अनुस्वार होगा या अनुनासिक होगा। जैसे पहला जो चित्र है क में, वो है एक मंदिर का। तो मंदिर में प्रयोग आप देखिए कि उच्चारण किससे हो रहा है? नाक से हो रहा है, तो यहाँ अनुस्वार होगा। इस तरह म के ऊपर अनुस्वार हम जोड़कर शब्द पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट है वंदर। यहाँ भी आप देख रहे हैं अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। ग चांद। इसमें आप देख रहे हैं इसमें प्रयोग होगा अनुस्वार का। इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं चांद में जो ध्वनि आ रही है वो नाक और गले दोनों के बीच की आ रही है, तो यहाँ प्रयोग होगा अनुनासिक का। फिर उसी तरह दांत। दांत में भी अनुनासिक का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है चित्र देखकर शब्दों में उचित मात्रा लगाइए। अब यहाँ देखेंगे चित्र देखकर कि ये क्या है, ये किस चीज़ का नाम होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं चित्र में दिया गया है समोसा, और यहाँ देख रहे हैं वर्ण है स म स। अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी मात्रा यहाँ लगेगी। तो यहाँ म में ओकार की मात्रा, श में आकार की मात्रा। इस तरह ये बन जाएगा कंप्लीट समोसा। फिर नेक्स्ट है, देख रहे हैं चित्र किस चीज़ का है? थैले का है। तो यहाँ थ में ऐकार की मात्रा जोड़ेंगे और ल में आकार की मात्रा, तो ये बन जाएगा थैला। फिर नेक्स्ट है किस चीज़ का चित्र है? झूला का है। तो इसमें हम झ में दीर्घ उकार की मात्रा जोड़ेंगे और ल में आकार की मात्रा। नेक्स्ट घ में है सुबह का चित्र दिया गया है। तो यहाँ स में हर्ष उकार की मात्रा जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा सुबह। फिर नेक्स्ट है जुराव का चित्र है। तो ज में हर्ष उकार की मात्रा, र में आकार की मात्रा, तो ये बन जाएगा जुराव। फिर नेक्स्ट है लालटेन। तो लालटेन में इसको कंप्लीट करने के लिए कौन सी मात्रा हम जोड़ेंगे? ल में आकार, फिर ल ट में एकार। इस प्रकार ये लालटेन बन जाएगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है
निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब यहाँ वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाएंगे। तो कैसे इसे हम मिलाएंगे? तो वर्ण के साथ स्वर को, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर को मिलाकर पहले हम कंप्लीट करेंगे। जैसे च हलंत जोड़ हर्सऊ, तो ये बन जाएगा च में हर्सऊकार की मात्रा लग जाएगी चू। फिर जोड़ ह जोड़ हर्सई, तो हर्सईकार की मात्रा इसमें जुड़ेगी। आपने पहले भी पढ़ा है कि स्वर का मूल रूप जो होता है उसका प्रयोग जब भी होगा शब्द के आगे किया जाता है, पर यहाँ ये बीच में है तो यहाँ इनका प्रयोग मात्रा के रूप में होगा। ह जोड़ हर्सई, तो हमें क्या होगा? हर्सईकार की मात्रा जुड़ेगी। तो इस प्रकार ये बन जाएगा ही। और फिर य में आ, तो ये बन जाएगा या। इस प्रकार ये वर्ड बन गया चूहिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे क जोड़ अ क, व हलंत जोड़ हर्सई वी, फिर त हलंत जोड़ आ ता, ये बन गया कविता। फिर नेक्स्ट है न हलंत जोड़ अ न, जोड़ व हलंत जोड़ दीर्घई। इसमें व में दीर्घई कार की मात्रा होगी, दीर्घई है यहाँ इसलिए दीर्घई कार की मात्रा। ये वी और न हलंत जोड़ अ न, इस प्रकार ये बन गया नवीन। फिर नेक्स्ट है म हलंत जोड़ अ मौ, फिर स हलंत जोड़ अ स, म हलंत जोड़ दीर्घई मी, ये बन जाएगा मौसमी। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स में से र का सही रूप खोजकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं र का सही रूप कहाँ, कौन सा रूप होगा उसको खोज कर यहाँ शब्द को पूरा करना है। जैसे क में है वशा, तो यहाँ क्या होगा? रेफ का यूज होगा वर्षा। फिर ख में भमन, यहाँ भ के नीचे क्या होगा? र का कौन सा रूप होगा? जो सबसे लास्ट में दिया गया है भ्रमण। फिर नेक्स्ट ग में ट्रक, इसमें फर्स्ट में जो र का रूप दिया गया है ट्रक के नीचे वो रूप हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा ट्रक। फिर नेक्स्ट है जाई, तो यहाँ र का स्वतंत्र रूप होगा, जाई के पहले र जोड़ेंगे तो बन जाएगा रजाई। ये आपको पूरा कर लेना है। इसके आगे जो है वो आपको नहीं बनाना है, ये हम लोग क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आशा करते हैं कि आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।